वेलकम स्टूडेंट्स इन आवर न्यू क्लास। लास्ट टाइम अपना चैप्टर चला था फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन और इसके जो टेक्स्ट क्वेश्चन थे वो हम डिस्कस कर चुके थे। टुडे वी विल डिस्कस द एक्सरसाइजेस क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। एनसीईआरटी एक्सरसाइज को आज हम डिस्कस करेंगे। So starts from the first question. The first question is an object experience a net zero external unbalanced force. Is it possible for the object to be traveling with a non-zero velocity? If yes, state the condition that must be placed on the magnitude and direction of the velocity. If no, provide a reason. इसने कहा कि भाई क्या if an object experience a net zero force, एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर हर डायरेक्शन से लगने वाला नेट फोर्स कितना है? जीरो है। नेट फोर्स, नेट अनबैलेंस्ड फोर्स कितना है इसके ऊपर? नेट अनबैलेंस्ड फोर्स, नेट अनबैलेंस्ड फोर्स कितना है? जीरो है। तो इसने पूछा है कि क्या ऐसी कंडीशन में भी कोई ऑब्जेक्ट जो है मूव कर सकता है, मोशन में हो सकता है? अगर यस, अगर हाँ, तो बताओ वो कैसे हो सकता है। भाई एक बात सोचो, ये मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर है, ये मार्कर मोशन में कब आ सकता है? जब मैं इसको एक ही पार्टिकुलर डायरेक्शन से इसके ऊपर फोर्स लगा रही हूँ तो ये मोशन में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इसके ऊपर इस डायरेक्शन से फोर्स लगाऊंगी तो इधर मोशन में आ जाएगा। अगर मैंने इस डायरेक्शन में भी फोर्स लगा दिया तो ये इस साइड, अगर दोनों तरफ का जो फोर्स है वो सेम है, एफ फोर्स इधर से लगाया, फोर्स इधर से लगाया, तो ये ऑब्जेक्ट जो है किसी भी डायरेक्शन में ना तो इधर ना तो उधर नहीं जा सकता। लेकिन अगर मैंने अब इस डायरेक्शन से फोर्स लगा दिया तो ये नीचे जा सकता है, लेकिन इस साइड से भी इतना ही फोर्स लगा दिया तो अब ये मोशन में नहीं हो सकता। पर इसने पूछा है कि किसी भी सिचुएशन में कोई ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर लगने वाला नेट अनबैलेंस फोर्स जीरो हो तो क्या वो मोशन में हो ही नहीं सकता? नहीं, तो गलत है, ये मोशन में हो सकता है। यस, इट कैन बी इन मोशन। कंडीशन अप्लाइड, किस कंडीशन में ये ऑब्जेक्ट मोशन में हो सकता है? अगर वो ऑलरेडी मोशन में ही था, अगर वो पहले से ही मोशन में था और वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है। किस वेलोसिटी से जा रहा है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसके ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्स कितना है? नेट जीरो है, लेकिन वो फिर भी किस में रहेगा? वो मोशन में रहेगा, वो उसी वेलोसिटी से जाएगा और ना वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकता। जैसे कोई बस है, वो 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, अगर आप उसके ऊपर ब्रेक नहीं लगाओगे और आगे का बिल्कुल रोड साफ है और उसमें फ्यूल वगैरह जैसे कंप्लीट है तो वो क्या रहेगी? वो मोशन में ही रहती रहेगी, ठीक है। तो ये क्या है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही जाती रहेगी। अगर आप उसकी रेस कम या ज्यादा नहीं कर रहे हो, अगर आप उसके ऊपर ब्रेक नहीं अप्लाई कर रहे हो तो वो किस में रहेगी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही चलती रहेगी। ओके, अगर आप कंटिन्यूअसली वहां पे फ्यूल की सप्लाई करते रहेंगे तो ये था अनबैलेंस्ड फोर्स नेट होने के बावजूद भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में ही कब रह सकता है? अगर वो इफ इट इज ऑलरेडी इन मोशन, इफ इट इज ऑलरेडी इन मोशन, अगर वो पहले से ही मोशन में हो और कैसे मोशन में हो? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वो जा रहा हो। अब इसके अलावा किसी और कंडीशन में कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर नेट अनबैलेंस्ड फोर्स जीरो हो और वो फिर भी किस में आ जाए? मोशन में आ जाए। और जैसे इसके ये पहले रेस्ट में था और इसके ऊपर नेट फोर्स कितना है? जीरो है, तो क्योंकि इस डायरेक्शन से लगने वाली फोर्स ने एक दूसरे को कट कर दिया, इन्होंने एक दूसरे को कट कर दिया, तो ये मोशन में आ ही नहीं सकता। लेकिन अगर ये पहले से ही मोशन में ऐसे चल रहा था तो अब इसके ऊपर लगने वाले चाहे चारों तरफ से फोर्स कितने हो? जीरो, ये उसी वेलोसिटी से उसी डायरेक्शन में क्या करता रहेगा? चलता रहेगा, ठीक है बेटे। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज when a carpet is beaten with a stick dust comes out of it, explain। ये हमने थ्योरी की क्लासेस में भी एक्सप्लेन किया था क्वेश्चन कि अगर आप एक कारपेट को क्या करते हो, एक स्टिक के साथ ऐसे बीटन करते हो, उसको झाड़ते हो, इस तरह से पीटते हैं अगर हम स्टिक के साथ उसको, तो उसमें से डस्ट जो है वो बाहर निकल के आ जाते हैं, धूल की जो कण है वो नीचे आके गिरती हैं। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा किसकी वजह से होता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से होता है। जो डस्ट पार्टिकल हैं वो रेस्ट में ही रहना चाहते हैं, लेकिन स्टिक की वजह से जो कारपेट है वो आगे निकल जाती है, डस्ट पार्टिकल उसी सिचुएशन में रेस्ट में रहना चाहते हैं, जिसकी वजह से अब कारपेट तो आगे निकल गई और वो कहाँ चले जाएंगे? वो नीचे गिर जाएंगे, ठीक है। तो ये हमने थ्योरी की क्लासेज में भी डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन में क्या है? व्हाई इज इट एडवाइज्ड टू टाई एनी लगेज kept on the roof of a bus with a rope। आपको ये एडवाइस क्यों दी जाती है? अगर आप
बस की जो रूफ है, जो छत है, उसके ऊपर अगर कुछ सामान बांध कर सामान रख कर जाते हो तो उसको रस्सी के साथ बांध के जाने की सलाह क्यों दी जाती है। तो थ्योरी के क्लासेस में भी हमने ये टॉपिक डिस्कस किया था कि अगर ये बस आपके पास है और ये बस जो है इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और यहाँ पे आपका जो सूटकेस है वो रखा है या बैग रखा है और उसको अपने रस्सी के साथ बांधा नहीं है, तो अगर बस ऐसे जा रही है तेज स्पीड से और अगर इसको सडनली क्या करना पड़ेगा, टर्न करना पड़ेगा, ये इस डायरेक्शन में ऐसे आएगी तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ये इसी इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से ऑब्जेक्ट अपना इसी जो बैग है वो उसी डायरेक्शन में जाना चाहेगा, जबकि जो अपनी बस है वो इस साइड टर्न कर जाएगी और जो अपना लगेज है, जो सामान था, वो क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। ठीक है। या फिर अगर बस तेज स्पीड से चल रही है, आपने अचानक से ब्रेक लगा दिए हैं, तो बस तो किस में आ गई, रेस्ट में आ गई, लेकिन ये जो लगेज था, जो सामान था ऊपर अपना बस के ऊपर, वो अभी भी मौसम में रहना चाहेगा और वो क्या करेगा, वो आगे जाके नीचे गिर जाएगा। इसलिए जब भी बस के ऊपर सामान रखते हैं तो उसको रस्सी से बांधने की सलाह दी जाती है। तो आप इसके लिए रीजन लिख देंगे, बिकॉज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन the luggage will continue to remain in the same direction, and when the bus will take turn then it will drop down the bus, ये बस से क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। ओके, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, a batsman hits a cricket ball which then rolls on a level ground after covering a short distance, the ball comes to rest, the ball slows to a stop because, इसने कहा कि क्रिकेटर है, उसने एक बॉल को क्या किया है, हिट किया है बैट्स के साथ, और वो जो बॉल है वो थोड़ी दूर जाने के बाद क्या हो जाती है, जमीन के ऊपर थोड़ी दूर चलने के बाद जो है वो रुक जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, वो रुकी क्यों? इसने 4 आपके सामने ऑप्शन रखे हैं, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है जो आपको ये बता रहा है कि ये बॉल थोड़ी दूर जाने के बाद क्यों रुकी। तो फर्स्ट ऑप्शन है, द बैट्समैन डिड नॉट हिट द बॉल हार्ड इनफ, कि बैट्समैन ने इतने जोर से ही उसको हिट नहीं किया था कि वो ज्यादा दूर जाए। दूसरा ऑप्शन है, द वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल, जो मूव करने की जो वेलोसिटी थी वो फोर्स के प्रोपोर्शनल में है, मींस अगर आप ज्यादा फोर्स लगाते तो ज्यादा वेलोसिटी होती तेज उसकी, कम फोर्स लगाए तो कम वेलोसिटी है। थर्ड ऑप्शन है, देयर इज अ फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन, एक फोर्स है ऐसा जो बॉल की मोशन को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। फोर्थ ऑप्शन है, देयर इज नो अनबैलेंस्ड फोर्स ऑन द बॉल सो द बॉल वुड वांट टू कम टू रेस्ट। फोर्थ ऑप्शन में इसने कहा कि बॉल के ऊपर कोई भी नेट अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लग रहा है, इसलिए बॉल किस में जाना चाहती है, रेस्ट में जाना चाहती है। ठीक है। तो इसके लिए करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो बेटा कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन थर्ड। क्यों थर्ड ऑप्शन अपना करेक्ट क्यों रहेगा, क्योंकि जैसे ही ये क्रिकेटर था, इस क्रिकेटर ने बैट के साथ इस बॉल को क्या किया है, हिट किया है, और ये बॉल ऐसे ऐसे जाके यहाँ पे जाके क्या होगी है, रुक गई है। मान लो ग्राउंड पे जाने के बाद थोड़ी दूर जाने के बाद ये बॉल क्या होगी, रुक गई। तो ये बॉल जैसे हवा में जा रही थी उस टाइम पर एयर, हवा, ये बॉल जैसे हवा में ऐसे उड़ के ऐसे गई है, तो उस टाइम पर एयर भी इसको क्या कर रही है, रोकने की कोशिश कर रही है। अपोजिट डायरेक्शन से एयर ने भी फोर्स लगाया, तो कुछ तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तब कम होगी। कुछ जब ये फिर थोड़ी देर बाद जब ग्राउंड पे आ जाती है, तो ग्राउंड के और बॉल के बीच में, ग्राउंड और बॉल के बीच में कौन सा फोर्स काम करता है, फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा होता है। कौन सा फोर्स काम करता है बेटे, फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा होता है। और ये फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा क्या करता है, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। मूविंग ऑब्जेक्ट की अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, मींस चलते हुए ऑब्जेक्ट को हमेशा क्या करने का काम करता है, रोकने का काम करता है। तो ऑप्शन सी में आपको दिया गया था, देयर इज ए फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन, बॉल के ऊपर कोई अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है, उस वजह से बॉल रेस्ट में आई है। तो ये ऑप्शन अपना सी जो है बिल्कुल करेक्ट रहेगा। बॉल के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स लग रहे थे, एक तो फ्रिक्शनल फोर्स और एयर का रेजिस्टेंस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, next question is, a truck starts from rest and rolls down a hill with a constant acceleration. It travels a distance of 400 meter in 20 seconds. Find its acceleration. Find the force acting on it if its mass is 7 metric ton. चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को।
क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? ए ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से ट्रक ने स्टार्ट किया है, दैट्स व्हाई इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ट्रक, रेस्ट से अगर वो चला है तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या हो जाएगी? जीरो शुरू में, तो रेस्ट में है, स्टेशनरी है, वहां पे खड़ा है, तो उसकी स्टार्टिंग से वेलोसिटी क्या होगी? जीरो होगी। आगे क्या है? एंड रोल्स डाउन ए हिल विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये यहाँ पे मान लो एक पहाड़ी है अपने पास, ये इस तरह से, और इस पहाड़ी पर ये अपना क्या है? ट्रक खड़ा है, और ये ट्रक शुरू में तो खड़ा, और फिर ये इस पहाड़ी से क्या करता है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन से क्या आना शुरू कर देता है? नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है। ठीक है, इट ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर, डिस्टेंस कवर्ड, इसने कितना डिस्टेंस कवर किया? डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रक, ट्रक के द्वारा, डिस्टेंस कवर्ड को हम किससे रिप्रेजेंट करते थे? एस से। 400 मीटर, कितना डिस्टेंस कवर किया इसने? 400 मीटर, और 400 मीटर डिस्टेंस कवर करने में इसने टाइम कितना लगाया? टाइम टेकन, टाइम कितना लिया गया इसके द्वारा? टाइम टेकन लिया गया 20 सेकेंड, 20 सेकेंड है ना, 20 सेकेंड, राइट। इतना देने के बाद इसने आपसे पूछा है फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन मींस ए की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है यहाँ पे, ठीक है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो इसका। ओके, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ इट्स मास इज 7 मीट्रिक टन, इसने कहा कि इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो भी फाइंड करो, फाइंड फोर्स, फोर्स की वैल्यू भी आपको फाइंड आउट करनी है। इफ मास, मास दे दिया इसका कितना? 7 मीट्रिक टन, और साथ में इसने कंडीशन दी है कि जो 1 मीट्रिक टन है, 1 मीट्रिक टन किसके इक्वल होता है? 1000 केजी के इक्वल होता है। किसके इक्वल है? 1000 केजी के, तो 7 मीट्रिक टन किसके इक्वल हो जाएगा? 7000 केजी के, ठीक है जी। ओके, तो इतना डाटा इसने आपको दिया है, अब आपको फाइंड आउट क्या करना है? एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, और क्या फाइंड आउट करना है? फोर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है बेटे। तो कैसे करेंगे? चलो देखते हैं। याद करो, किसी जमाने में आपने सीखी थी 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, पहली v इक्वल टू u प्लस at, दूसरी s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तीसरी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो इन तीनों में से अब आप क्या उनमें से किसी एक की हेल्प ले सकते हो टू फाइंड द एक्सेलरेशन? अब एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए आपने ये देखना है कि उन तीनों में से तीन आपके पास कौन कौन सी थी? v इक्वल टू u प्लस at, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब आप ये बताओ कि इनमें से अपने पास u है, s है, t है, u है, s है, t है, और a फाइंड आउट करना है, तो कौन सी इसके लिए सुटेबल रहेगी? ये वाली देखें तो v तो हमें दी नहीं गई है, तो इसको तो यूज नहीं कर सकते। इस वाली को देखें तो इसमें भी v गिवन नहीं है, v और a दो चीजें नहीं है अपने पास, इसमें भी v और a दो चीजें नहीं है, तो इन दोनों को तो यूज नहीं कर सकते। इसका मतलब हम कौन सी इक्वेशन को यूज करेंगे? इक्वेशन नंबर 2। तो आपको पता है, आप लिखोगे क्या यहाँ पे? we know that s is equal to ut plus half a t square। अब s आपको गिवन है, कितना वैल्यू पुट करते जाओ इन सभी की, 400 इज इक्वल टू u कितना था बेटे? 0 था, इंटू t 20 प्लस हाफ इंटू a की तो वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी, और t है आपके पास 20 का क्या हो गया? स्क्वायर, ठीक है। 400 इज इक्वल टू 0 प्लस ये हाफ, और 20 का स्क्वायर कितना आता है? 400 को 2 से कट करोगे तो कितना आ जाएगा? 200a, ठीक है। अब 200a है तो यहाँ से a की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? 400 डिवाइडेड बाय 200, दैट इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। a की वैल्यू आ गई आपके पास, ओके। अब आपको पता है 4 सेकेंड, ये था आपके पास फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में आपको क्या फाइंड आउट करना है? फोर्स। वी नो दैट F इज इक्वल टू ma, आपको पता है फोर्स का फॉर्मूला है, F इज इक्वल टू ma होता है, तो m की वैल्यू कितनी है आपके पास? 7000, और a की वैल्यू कितनी है? 2, तो कितना आ जाएगा ये? 14000 न्यूटन। और मैंने आपको बताया है, अगर आप न्यूटन पूरा लिख रहे हो तो
ये था अपना क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें आपको कैलकुलेट करना था ए और एल. ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है आपको? A stone of 1 kg is thrown with a velocity of 20 meter per second across the frozen surface of a lake and comes to rest after traveling a distance of 50 meter. What is the force of friction between the stone and the ice? यहाँ पे एक लेक थी, झील समझते होगे आप, वहाँ पे झील थी पहले पानी के लिए, क्या वो झील फ्रोजन जम के किस में कन्वर्ट हो चुकी है? आइस लेक में कन्वर्ट हो चुकी है. मीन्स सारा का सारा पानी आइस में कन्वर्ट हो चुका है, बर्फीली झील बन चुकी है वो वहाँ पे. तो उस बर्फीली झील पे, आइस लेक पे आपने एक पत्थर फेंका और वो पत्थर थोड़ी दूर जाके क्या हो गया? रुक गया. वो पत्थर आपने इस तरह से इसके सरफेस पे फेंका है, बल्कि इस तरह से, और ये यहाँ से थोड़ी दूर जाके क्या हो जाता है? रेस्ट में आ जाता है, रुक जाता है. कितनी दूर जाके रुकता है? ये 50 मीटर दूर. 50 मीटर दूर जाके ये स्टोन क्या हो जाता है बेटा? रुक जाता है. तो भी अब इसने आपसे पूछा है कि फोर्स फाइंड आउट करो. तो दिया क्या है? मास ऑफ द स्टोन, मास ऑफ द स्टोन इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 1 kg. कितना दिया है? 1 kg. और क्या दिया है? विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड. इस स्टोन को आपने शुरू में फेंका है किस वेलोसिटी से? वेलोसिटी ऑफ द स्टोन, वेलोसिटी ऑफ द स्टोन दैट इज u. इनिशियली फेंका है ना आपने उसको, तो इनिशियली वेलोसिटी उसकी कितनी थी? 20 मीटर पर सेकंड. 20 है, 20 मीटर पर सेकंड से आपने इसको फेंका है. अब शुरू में तो आपने उसको किसी वेलोसिटी से ऐसे फेंका है, लेकिन कुछ 50 मीटर दूर जाने के बाद ये क्या हो गया? रेस्ट में आ गया. मींस फाइनली इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाती है? 0. तो आप लिखोगे ये तो थी इनिशियल वेलोसिटी इसकी, इनिशियल वेलोसिटी. अब है फाइनल वेलोसिटी ऑफ द स्टोन दैट इज v इज इक्वल टू 0. क्योंकि 50 मीटर दूर जाने के बाद वो स्टोन क्या आ जाता है? रेस्ट में आ जाता है. और भी कुछ दिया इसने, कम्स टू रेस्ट ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर. व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड द आइस. इतना डाटा देने के बाद इसने आपसे पूछ लिया है बेटा, क्या पूछा इसने आपसे? फोर्स बताओ भाई. फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है? चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोकने का काम करता है. तो कितना फोर्स लगा अपोजिट डायरेक्शन जिससे कि ऑब्जेक्ट किस में आ गया? रेस्ट में आ गया. तो आपको फोर्स मींस F की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. ठीक है, F की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है. कैसे करेंगे? अब देखो, हमें फिर से M पता है, U पता है, V पता है, F निकालना है. F किसके इक्वल होता है? F इज इक्वल टू ma होता है. तो F इज इक्वल टू ma होता है. M तो अपने पास है, क्या नहीं है? A नहीं है. तो अब आपको क्या निकालना है? A चाहिए. इसका मतलब पहले A निकालने के लिए आपके पास U है, V है, और डिस्टेंस भी तो दे रखा है ना. डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन, स्टोन के द्वारा S डिस्टेंस कितना कवर किया गया है? 50 मीटर. तो V दे रखा है, U दे रखा है, S दे रखा है. A निकालना है. इन तीनों में से कौन सी इक्वेशन को यूज करना पसंद करोगे? पहली देखें तो इसमें टाइम नहीं अपने पास, दूसरी में भी टाइम नहीं दे रखा, तो तीसरी में V है, U है, S है. A आपको निकालना है. तो थर्ड इक्वेशन की हेल्प से आप इजीली क्या निकाल सकते हो? A की वैल्यू निकाल सकते हो. तो इसमें आप लिखोगे we know that v square minus u square is equal to 2as. v की वैल्यू कितनी है? 0 है. माइनस u is 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a. अब आप यहाँ पर एक बात का ध्यान रखेंगे बेटे कि जो एक्सेलरेशन है, आप याद करो जो थ्योरी की क्लासेस थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जब आपकी वेलोसिटी कम थी और फिर धीरे धीरे वेलोसिटी अगर इंक्रीज हो रही है, अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो उसको बोलेंगे एक्सेलरेशन. लेकिन अगर आपकी शुरू में वेलोसिटी है ज्यादा और फिर वेलोसिटी आपकी क्या हो रही है? धीरे धीरे कम हो रही है. इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा और फाइनल वेलोसिटी कम हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन बोलते हैं. और a into 50. ठीक है, a into 50. अब 50 दूनी 100, 100 से क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट. तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास?
ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, ठीक है। वी नो दैट F इज इक्वल टू m इंटू ए, m की वैल्यू कितनी है 1 इंटू ए की वैल्यू कितनी है -4, तो आपके पास फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4 न्यूटन। व्हाट डज द नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट हियर, यहाँ पर नेगेटिव साइन क्यों आया है, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट द अपोजिंग नेचर ऑफ द फोर्स, नेगेटिव साइन represents the opposing nature of the force, फोर्स अपना किस डायरेक्शन में लगा है, अपोजिट डायरेक्शन से लग रहा है, उसको अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है बेटे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।